नमस्कार, धारा जीएस में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो संडे के सुबह 10 बज चुके हैं और छत्तीसगढ़ का वीकली करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है इसमें मैं 9 से लेकर 15 मार्च 2024 तक के करंट अफेयर्स को क्या करूंगा, आप सभी को कवर करा दूंगा, बहुत अच्छे से एनालाइज करा दूंगा, प्री और मेंस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, अगर आप इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ फ्री में चाहते हैं तो क्या करिए, कुछ नहीं, धारा जीएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। धारा जीएस ये जो एप्लीकेशन है हमारा, आपको गूगल के प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर आप आईफोन चलाते हो तो आपको ऐप स्टोर पर नहीं दिखेगा डायरेक्टली, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा भैया कैसे डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे एप्लीकेशन को। क्लियर है? अच्छा, हमारे ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हो धारा जीएस के, तो नीचे एक नंबर दिख रहा होगा रेड कलर से, उस पे हेलो धारा लिख के क्या कर दो, व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर जो अभी चल रही है, जो कि मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, शनिवार है 16 तारीख, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है लोकसभा चुनाव की। समझ में आया कि नहीं आया? तो लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 का घोषणा हुई है कि ये 7 फेजेस में होगा, 7 चरणों में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये चरण सर थोड़ा सा बता देते, तो ध्यान रखना, फर्स्ट फेज जो है वो 19 अप्रैल को होगा, सेकेंड फेज 26 अप्रैल को, मतदान की तिथि बता रहा हूं ना, फर्स्ट फेज 19 अप्रैल, सेकेंड फेज 26 अप्रैल, थर्ड फेज 7 मई, फोर्थ फेज 13 मई, फिफ्थ फेज 20 मई, उसके बाद सिक्स्थ फेज 25 मई, सेवेंथ फेज 1 जून, फाइनली रिजल्ट आने वाला है 4 जून को। उसके बाद हमें अपनी नई सरकार, अब चाहे जो बनाए, सरकार हमें मिल जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये सारे के सारे पोल डेट्स हैं। पोल डेट्स का मतलब मतदान का डेट है। क्लियर है? ठीक है भाई, वापस इस पे आते हैं। अच्छा, परिणाम 4 जून को घोषित होगा, यह बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है अभी। ठीक है, स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहां 3 चरणों में चुनाव होगा। कितने चरणों में? 3 चरणों में। अब वैसे तो 7 चरणों में हो रहा है, तो इन 7 चरणों में से कौन कौन से 3 चरण छत्तीसगढ़ के चुनाव शामिल हैं? तो ध्यान रखना, हमारे यहां प्रथम चरण में, उसके अलावा द्वितीय चरण में और तृतीय चरण में निर्वाचन होंगे। समझ में आया? तो कुल 7 चरण हैं, कुल 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से छत्तीसगढ़ में फर्स्ट फेज में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा। इसलिए मैंने क्या कहा, कुल 7 चरणों में, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में, मतलब 3 चरणों में हो रहा है। क्या आप में से कोई व्यक्ति मुझे कमेंट करके बता सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है छत्तीसगढ़ के अलावा जिसमें भी 3 चरणों में चुनाव होगा? कौन सा? लोकसभा। तो कुल 7 चरण हैं, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में हो रहा है। ऐसा कौन सा राज्य है छत्तीसगढ़ के अलावा जिसमें कि 3 चरणों में लोकसभा का इलेक्शन होगा? ये आपको कमेंट करके नीचे बताना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, फर्स्ट फेज जो है वो 19 अप्रैल को पोल डेट है, सेकंड का 26 अप्रैल है और थर्ड का 7 मई। यही बात तो मैंने आपको बताई थी, 19 26 7। ये है भैया छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अगर मैं एकदम स्पेसिफिक बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो ध्यान रखना, जो पहला चरण है इसमें बस्तर, ये जो लोकसभा सीट है ना, इस बस्तर लोकसभा सीट में चुनाव होगा। अगर आप डिटेल में लोकसभाओं को समझना चाहते हैं तो सीजीजीएस लाइव क्लास का एक मेरा प्लेलिस्ट डाला हुआ है। समझ में आया? उसमें शुरू के जो वीडियोस हैं ना, वो छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट्स के वीडियोस हैं, उसमें मैंने एक एक लोकसभा को समझाया है, उसको देखिएगा। समझे? तो बेसिक स्टोरी ये है कि पहले चरण में
बस्तर लोकसभा सीट में चुनाव होगा। अगर मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करूं, मतदान की तिथि, इलेक्शन का डेट 19 तारीख है, पोल डेट। अच्छा, अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन कब इसका रिलीज होगा, तो यह होगा 20 मार्च को। समझ में आया कि नहीं? इलेक्शन नोटिफिकेशन आएगा कितने तारीख को? 20 मार्च को। नामांकन भरने की आखिरी तिथि होगी 27 मार्च। नॉमिनेशन फाइल करने का लास्ट डेट होगा 27 मार्च। और नामांकन पत्रों की जांच होगी, मतलब नॉमिनेशन जो फाइल किए हैं उनकी स्क्रूटनी होगी 28 तारीख को। अगर आप अपना कैंडिडेचर वापस लेना चाहते हो तो 30 मार्च तक आप ले सकते हैं। 30 मार्च को या 30 मार्च तक कहूं, आप क्या कर सकते हैं, नाम वापसी का डेट है, कैंडिडेचर को वापस लिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखते हैं। सेकेंड फेज की बात करूं तो कौन कौन सी लोकसभा सीट है, तो सबसे पहले कांकेर है, राजनांदगांव है, महासमुंद है। तो ये 6, 11 और 9 जो दिख रहा है, तो ये अपना महासमुंद हुआ। फिर ये राजनांदगांव उठाया है मैंने, बीच का जो बच गया वो क्या है, कांकेर। तो जो ग्रीन कलर से बना रहा हूं ना, 3 ठो लोकसभा, इन तीनों लोकसभा में सेकेंड फेज में होने वाला है। समझ गए? चलो नाम भी लिख देता हूं। ये लोकसभा कौन सी थी? बस्तर। और इधर पे लोकसभा कौन कौन सी, तो ये वाली आपकी राजनांदगांव है, देन ये वाला कांकेर है, और ये महासमुंद। अब इसमें मतदान की तिथि, पोल डेट क्या है, 26 अप्रैल, पता ही है आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसमें अधिसूचना, नोटिफिकेशन 28 मार्च से। नॉमिनेशन की लास्ट डेट क्या है, 4 अप्रैल, स्क्रूटनी 5 अप्रैल, और नाम वापसी, नॉमिनेशन अपना कैंडिडेचर वापस लेने के लिए क्या डेट है, 8 अप्रैल। तो ये हुआ दूसरा चरण। तो पहले चरण में हमारे यहां एक लोकसभा में चुनाव है, संख्या में, नंबर्स में बता रहा हूं, और दूसरे चरण में 3 लोकसभा। अब हमारे यहां लोकसभा की सीट्स कितनी है, कुल तो 11 है। इसका सीधा सीधा क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सीधा यह मतलब हुआ कि जो थर्ड फेज है उसमें 7 लोकसभाओं में क्या होगा, चुनाव छत्तीसगढ़ में। क्या क्या है ये, तो नाम लिखते जाता हूं यहां पर। एक है रायगढ़, दूसरा सरगुजा, फिर ये कोरबा, जांजगीर चांपा, ये बीएसपी लिख रहा हूं, भिलाई स्टील प्लांट मत समझना, बिलासपुर है, समझे। फिर ये आरपीआर रायपुर, और ये हाँ ये दुर्ग वाला है, ये आरपीआर रायपुर, ये दुर्ग। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, वही बता रहा था। तीसरा चरण जिसमें मतदान तिथि 7 मई की है, छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभाओं में इलेक्शन होगा। अधिसूचना, नोटिफिकेशन का डेट 12 अप्रैल है। नामांकन, नॉमिनेशन का लास्ट डेट 19, स्क्रूटनी 20, कैंडिडेचर वापस लेना 22 अप्रैल। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है ये बात? तो हमने क्या देखा अभी तक भाई, हमने ये देखा है कि सबसे पहले लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है, कुल 7 चरणों में होगा, जिसमें से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 फेजेस में छत्तीसगढ़ में इलेक्शंस होंगे। तो छत्तीसगढ़ में कुल 3 चरणों के इलेक्शंस हैं, ठीक है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों का डेट यहां बताया, सभी 7 का डेट और रिजल्ट का डेट यहां बताया, फिर फाइनली छत्तीसगढ़ की डिटेलिंग की, कहां कहां कब कब चुनाव होने वाला है, उसके डेट्स क्या क्या है, ठीक है। चलो, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोग को बता देता हूं कि अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी धारा जीएस के साथ करना चाहते हैं, तो धारा जीएस 18 मार्च 2024 को क्या कर रहा है, अपने नए बैचेस लेकर आ रहा है। बैच मॉर्निंग इवनिंग दोनों ही टाइम्स में है, सुबह 7:30 से 10 और शाम को 5:30 से 8 बजे, ये दोनों टाइम्स हैं। आप किसी भी एक में एडमिशन ले सकते हो, चाहे तो सुबह चाहे तो शाम, ठीक है।
बैचेस कौन कौन से होंगे? तो आप प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं, अच्छा, इसको हम इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म बैच भी बोलते हैं। इसकी एक खासियत बताऊं, अगर आप ऑफलाइन एडमिशन लेते हो इस प्री प्लस मेंस के बैच में, तो भैया आपको वैलिडिटी कितनी मिलेगी पता है? टिल योर सिलेक्शन। समझ में आया? तो एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो आप सिलेक्शन तक ऑफलाइन आ सकते हो। सिर्फ ऑफलाइन बता रहा हूं ना इस बैच की खासियत, प्री प्लस मेंस की खासियत। ऑफलाइन में कब तक आओ? जब तक सिलेक्शन हो तब तक। फिर हमारा प्रीलिम्स का लॉन्ग टर्म बैच है, फिर मेंस का लॉन्ग टर्म बैच है 1 साल वाला, उसके बाद व्यापम का भी फाउंडेशन बैच है। हम अपने बैचेस में 3 दिन का फ्री डेमो भी देते हैं, आप आकर चेक कर सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, प्री रजिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। अब इस कोर्स में क्या क्या विशेषताएं हैं? तो क्लासेस ऑनलाइन, इसके अलावा ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन में लाइव क्लासेस की सुविधा है, रिकॉर्डेड क्लासेस की भी सुविधा है। हम आपको नोट्स भी देते हैं, नोट्स प्रिंटेड भी है, फिर हम सॉफ्ट कॉपी में भी नोट्स देते हैं। उसके अलावा जो हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, उसके पैनल का पीडीएफ भी मिलता है। ठीक है, क्लासरूम पूरा डिजिटल है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हमारे पास फैकल्टीज बाइलिंगुअल हैं। ठीक, अगर आप इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये जो नीचे नंबर्स दिए हैं इसमें क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। ये तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, धारा जीएस व्यापम करके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि व्यापम पर गाइडेंस मांग रहे थे, तो इनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने इस धारा जीएस व्यापम चैनल पे 14 तारीख से, कितने तारीख से? 14 तारीख से, मतलब स्टार्ट हम कर चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं, तो शिक्षक भर्ती जो है ना, उसकी फ्री लाइव क्लासेस ला रहे हैं। फ्री लाइव क्लासेस किसकी? शिक्षक भर्ती की। चैनल ये नहीं है जिसपे आप देख रहे हो ना धारा जीएस, धारा जीएस व्यापम चैनल है, धारा जीएस व्यापम। वहां जाओगे तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, 2-3 क्लासेस जो हो चुकी हैं उसके वीडियोस उसमें डले हैं। डेली बेसिस में इसमें 2 क्लास होती है। पहले 11 बजे सुबह से लेके 12 बजे दोपहर तक मैथ्स की क्लास, फिर दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सीडीपी की क्लास होती है। समझे कि नहीं समझे? ध्यान रखना, आप इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, और हमारे चैनल को तो आज ही सब्सक्राइब कर लो अगर आप फ्री में शिक्षक भर्ती की क्या करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो। और बताऊं, इसका पीडीएफ भी मिलता है, जो हम पढ़ाते हैं शिक्षक भर्ती में उसका पीडीएफ भी मिलता है धारा जीएस के एप्लीकेशन पर, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। महतारी वंदन सम्मेलन। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने 7 मार्च बताया था। कभी कभार अगर वीडियो में मुझसे मिस्टेक हो जाए, देखो यार मैं भी आदमी हूं, गलती कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक चीज की आपको मैं श्योरिटी देता हूं कि अगर मैंने कोई गलती वीडियो में की है तो पहले तो मैं सूचित करूंगा, दूसरा अगले वीडियो में उसको सुधारूंगा भी। तो तुम लोग 1 रुपए टेंशन मत लेना, समझ में आया? अगर गलती होगी तो सुधारने के लिए मैं बैठा हूं, मैं करूंगा उसको। मैं सुधारने से पीछे नहीं हटता भाई, मेरे शर्म नहीं आता गलती हुआ। अरे भाई कोशिश कर रहा हूं तो गलती हुआ ना, नहीं करता तो होबे नहीं करता। समझे कि नहीं समझे? तो महतारी वंदन सम्मेलन जो है वो कब हुआ? 10 मार्च को हुआ। समझे कि नहीं समझे? कब हुआ है? 10 मार्च को। अच्छा, इलेक्शन से तो मैंने क्वेश्चन बताया ही नहीं, प्राइमा फेसी में आपको एमसीक्यूज बता देता हूं। ध्यान रखना, पहला ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ में कितने चरण में? 3। कौन कौन सा चरण था? तो पहला, दूसरा, तीसरा। कब कब? तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। फिर पूछेगा, लोकसभा दे देगा, बोलेगा कि इन लोकसभा में कौन कौन से चरणों में इलेक्शन हुए थे, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। तो 3-4 प्रकार के एमसीक्यूज बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो महतारी वंदन सम्मेलन पर आते हैं। महतारी वंदन सम्मेलन 10 मार्च को हुआ। रायपुर सहित सभी जिले के मुख्यालयों में, ब्लॉक मुख्यालयों में और नगरीय निकाय क्षेत्रों में। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, तो जिला मुख्यालय हमारे यहां 33 है, ब्लॉक 146 है, तो 146 टू ब्लॉक मुख्यालय यहां पर हुआ महतारी वंदन सम्मेलन। नगरीय निकाय क्षेत्रों में हमारे यहां कुल नगरीय निकायों की संख्या बढ़कर लगभग 183 हो चुकी है। कहां मिलेगी देखने के लिए? कुछ नहीं करिएगा, सीधा गूगल देवता के पास जाइएगा और लिखिएगा UADCG
अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का वेबसाइट खुल जाएगा। सीधा नीचे की तरफ आना, आपको दिखेगा कुल निकाय 183, उसका ब्रेकअप भी दिया है। नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 14 है, 14 है। फिर नगर पालिका परिषद म्युनिसिपल काउंसिल 47 है, और दिया है नगर पंचायत कितना है 122, 122। इसको देखते रहा करो, बदलाव होता है अपने नोट्स में क्या कर लिया करो, अपडेट कर लिया करो। वेबसाइट फिर से बता दे रहा हूं, uad.cg.gov.in अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का वेबसाइट है। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई इस चीज को। एक काम करूं क्या, इसका एक फोटो ही ले लेता हूं ताकि तुम लोग के पास रहे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। थोड़ा सा 1 सेकंड बस लगेगा मुझे देना, क्या है इसका फोटो ऐसा लेने में मेरा थोड़ा सा, हम लोग क्या है ना थोड़ा देसी लोग हैं जी, तो हम लोग को थोड़ा सा 2 मिनट लगता है। ये आ गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और ये यहां पर डाल देता हूं, आपको ध्यान में रहेगा। क्लियर है? ठीक, चलो इसका पीडीएफ मिल जाएगा ना हमारे एप्लीकेशन, धारा जीएस का एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेना, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा वर्चुअली इसमें कौन जुड़े थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड़े हुए थे। इन्होंने लोगों को संबोधित भी किया वर्चुअली जुड़ के। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखना महतारी वंदन योजना, इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने क्या किया है, डिटेल किया है। इस योजना का पूरा डिटेल दिया है, कब शुरुआत हुई, क्या उद्देश्य है, किनको किनको मिलेगा। पात्रता को डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, बट हाँ पात्रता को बेसिकली मैंने डिस्कस किया है। तो पिछला वाला जो वीडियो है प्लीज उसको जाकर देखो, महतारी वंदन का ये जो डिटेल आपको चाहिए। तो अब ये जो योजना है इसके तहत लगभग हमारे प्रदेश के 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 655 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, या ऐसा बोल दो सीधा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से क्या किया है, इनको जो पहली किश्त थी वह अंतरित किया गया, दिया गया। किनके द्वारा, तो बटन दबाए थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो ये तो इजीली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एमसीक्यू क्या क्या बनेगा जी, ध्यान रखना। सबसे पहला एमसीक्यू बन जाएगा महतारी वंदन सम्मेलन कब ऑर्गेनाइज किया गया, 10 मार्च को। ठीक है, अच्छा फिर आपको ध्यान रखना है लगभग लगभग कितने करोड़ रुपए, तो 655 के आसपास करोड़ रुपए जो है अंतरित किए गए। एक ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है। अब आ जाते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है सीधा सीधा बनेगा इसमें से महतारी वंदन योजना के ऊपर। तो एक तो महतारी वंदन योजना के ऊपर आप ऐसे रेडी कर लेना भैया, अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। दूसरा 60 वर्ड्स में इसको रेडी कर लेना। 60 वर्ड्स में सीधा पेपर नंबर 5 में योजनाओं पूछा जाता है, 30-60 दोनों में पूछता है। आप 30-60 दोनों में रेडी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए? तो महतारी वंदन सम्मेलन के बारे में इतनी चीजों को ध्यान में रख लेना। अब देखना, महतारी वंदन सम्मेलन से ही क्या किया, तो एक नए अभियान की शुरुआत हुई, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। ठीक है, ध्यान रखना इसका शुभारंभ किया गया कब, 10 मार्च। ये सीधा एमसीक्यू बनेगा। 10 मार्च को किया गया। किसने किया? सीएम सर ने। कहां से किया? महतारी वंदन सम्मेलन से। तो महतारी वंदन सम्मेलन जो रायपुर में आयोजित हुआ था ना, उसमें मुख्यमंत्री जी शामिल हुए थे। तो उन्होंने वहीं से बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की क्या की, शुभारंभ किया इस अभियान का। अच्छी बात है। इस अभियान का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है और यूनिसेफ के सहयोग से किया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब नाम से ही समझ जाओ कि इस अभियान का उद्देश्य क्या होगा, कि छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाना, छत्तीसगढ़ में बाल विवाह रोकना, बंद करना। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब इसका बेस कहां से बनता है, तो इस बात को जानने के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट
19-21। रिपोर्ट का नाम था NFHS 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। इस रिपोर्ट को देखना पड़ेगा। इस रिपोर्ट से हमको पता चलता है छत्तीसगढ़ में लगभग 12.1% बालिकाएं जो हैं उनका विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपको पता होना चाहिए शादी के लिए लड़कियों की आयु कम से कम 18 और लड़कों की 21 है। तो ये जो रिपोर्ट है NFHS 5, ये क्या बता रहा है? बता रहा है कि 12.1% बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हो जा रहा है। दिक्कत की बात है। और उसमें भी बोलोगे तो सूरजपुर तो सबसे आगे है, यहां पर 34.28% बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है। उसका पड़ोस में बलरामपुर ये सेकंड नंबर पे 24.6, और सूरजपुर का एक पड़ोसी और है कोरिया, यहां पर 22.89, जशपुर में 21.90। इतना बाल विवाह हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ तो बहुत खतरनाक तरीके से ग्रसित है, इससे दिख रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो छत्तीसगढ़ में समय आ चुका था कि क्या करें, बाल विवाह जो है उसको बंद कराएं, नहीं तो फिर स्थिति जो है वो क्या हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो क्या सोचा जा रहा है कि समाज जो है वह सहभागिता दे, पार्टिसिपेट करे, और इससे आगामी 3 वर्षों में हम छत्तीसगढ़ को बाल विवाह क्या कर दें, मुक्त बना दें। समझे कि नहीं समझे? तो सीधा इसका उद्देश्य क्या लिखोगे? उद्देश्य है समाज की सहभागिता से आगामी 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाना। समझे कि नहीं समझे? तो शपथ पत्र सबको साइन कराया जा रहा है, आपने देखा होगा। क्लियर? तो जो जो व्यक्ति चाह रहा है वो क्या करे, शपथ पत्र साइन करे, और ना वो बाल विवाह अपने परिवार में करे और ना करने दे। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, आप रिपोर्ट भी कर सकते हो। बाल विवाह हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। डन। प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन की बात करो तो ध्यान रखेंगे, आपको एमसीक्यू सीधा पूछेगा, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत कब से? 10 मार्च से। किस विभाग के द्वारा? महिला बाल विकास। किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग। तो ये 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट, अगर मेंस की क्वेश्चन की बात करो तो वंस अगेन मैं आपको बता दूं, इसको 30 वर्ड्स में रेडी कर लेना, 60 वर्ड्स में रेडी कर लेना पेपर नंबर 5 के लिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये आपको ऐसे में काम आएगा अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ऐसे आ रहा है, हेल्थ से रिलेटेड, आप इस फैक्ट को यूज कर पाएंगे। तो ऐसे में भी काम आ जाएगा, एमसीक्यू भी बन जाएंगे, मेंस का क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट 2047। आपको याद होगा प्री से पहले विजन 2047 जो है, इस पर हम चर्चा किए थे उस समय जब मैं करंट अफेयर्स लेकर आया था, तो हमने इसे देखा था। ठीक है, क्या है भाई मुद्दे की बात? तो मुद्दे की बात यह है कि 15 अगस्त 2023 माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या किया था, तो देश की आजादी के 100 वर्ष की जो पूर्णता 2047 में होने वाली है, तब तक हमें अपने राष्ट्र को क्या बनाना है? डेवलप्ड स्टेट, डेवलप्ड कंट्री, विकसित राष्ट्र बनाना है। इस विजन को क्या किया गया था? सबसे शेयर किया गया था, साझा किया गया था। यही था भाई विजन 2047। आगे सभी राज्य विकसित भारत 2047 को साकार करने के लिए अपने राज्य के स्तर पर नीतियां, कार्यक्रम और संसाधनों का प्रभावी क्रियान्वयन और उपयोग, यह क्या करें? सुनिश्चित करें। मतलब भाई केंद्र सरकार ने एक विजन बनाया, तो राज्यों से क्या अपेक्षा है? तो उनसे अपेक्षा है कि वह भी उस विजन में क्या करें? सहयोग करें। कैसे करें? तो ऐसी नीतियां बनाएं, ऐसे कार्यक्रम चालू करें, उनके पास जितने संसाधन हैं उनको सही तरीके से यूज करें, एग्जीक्यूट करें प्रोग्राम्स को,
ताकि ये जो विजन है क्या हो सके, हम इसे पा सके या पूरा हो सके विजन। अब इसको ध्यान में आपको क्या रखना है, इससे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, तो हमारे राज्य की सरकार भी क्या करने वाली है, तो नेक्स्ट जो हमारा राज्य स्थापना दिवस आएगा 1 नवंबर 2024 को, इस दिन हमारे राज्य का विजन डॉक्यूमेंट अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 जो है, इसको क्या करेगी, जारी करेगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सीधा पूछेगा। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 इसे कब जारी किया गया, 1 नवंबर 2024 को। तो सरकार ने संकल्प लिया है हम इसको जारी करेंगे करके। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब इस विजन डॉक्यूमेंट में क्या होगा, तो विजन डॉक्यूमेंट में लघु मतलब 5 वर्ष, मध्यम मतलब 10 वर्ष और दीर्घकाल मतलब 25 वर्ष के लिए सेक्टरवार एक तो रणनीति होगी और क्रियान्वयन बिंदुओं पर भी चर्चा उसमें की गई होगी। तो 5 इयर्स में, 10 इयर्स में और आने वाले 25 इयर्स में सेक्टरवार एक तो क्या होगा, रणनीति, प्लान और उनके एग्जीक्यूशन के पॉइंट्स, इन्हीं का समावेश होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इन्हीं को कंपाइल करके या इन्हीं का कंपाइलेशन होगा इस विजन डॉक्यूमेंट में। तो ध्यान रखना, केंद्र सरकार का विजन है, चाहती है कि राज्य उस विजन को पूर्ण करने में 100% क्या हो, संकल्पित हो। राज्य हमारा छत्तीसगढ़ संकल्पित है, इसलिए हम लोग भी अपना डॉक्यूमेंट 1 नवंबर 2024 को लाएंगे। उस डॉक्यूमेंट में 5 साल, 10 साल, 25 साल के लिए सेक्टर वाइज जो हमारी रणनीति होगी और उनके एग्जीक्यूशन के पॉइंट्स का क्या होगा, समावेश। ठीक है। अगर क्वेश्चंस की बात करो तो ये एमसीक्यू बन सकता है, इसमें से सीधा पूछेगा छत्तीसगढ़ विजन 2047 ये जो डॉक्यूमेंट है कब रिलीज किया गया, 1 नवंबर 2024। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कृषक उन्नति योजना बहुत चर्चा में थी, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले भैया इसके ऊपर एक ठो ऐसे बना लेना, पूछ सकता है, और इस योजना को 30 वर्ड्स 60 वर्ड्स में रेडी कर लेना पेपर नंबर 5 के लिए। ठीक है। अब ये जो योजना है कृषक उन्नति योजना, समझते हैं इसको। तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने क्या किया है, बालोद से इसका शुभारंभ किया है। बालोद से इसको क्या किया, स्टार्ट किया। कब किया, 12 मार्च डेट था। ठीक है, सीधा एमसीक्यू बनेगा, योजना की शुरुआत कब हुई, 12 मार्च। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पहले फिर वापस आऊंगा। आपको ध्यान होगा कि चुनाव से पहले भाजपा द्वारा घोषणा किया गया था कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी और जो पेमेंट है किसानों को वो 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दिया जाएगा, जिसमें से जो एमएसपी था वो तत्काल मिलेगा और 3100 माइनस एमएसपी, ये जो डिफरेंस आ रहा है 2183 सामान्य का और 2203 मोटे धान का एमएसपी था। तो ये जो डिफरेंस था 3100 माइनस एमएसपी, इसको एक किश्त में देने की बात हुई थी। आई होप आप लोग को याद होगा। ठीक है। तो कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को क्या किया जा रहा है, यही जो अंतर है, यही जो डिफरेंस है, इसकी राशि प्रदान की जा रही है, या कह दूं कि की गई है, और वो भी एक किश्त में ही, सीधा एक मुश्त। तो लगभग हमारे राज्य के 24,72,000 किसानों 13,320 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्टली उनके बैंक के खातों में क्या की गई, ट्रांसफर की गई। कब की गई, 12 मार्च। समझ में आया कि नहीं आया? डन। तो आई होप इस योजना को आप समझ गए, कब से शुरुआत हुई, फिर 21 क्विंटल खरीदे थे, एमएसपी से जो डिफरेंस है उसको एक किश्त में देने की बात हुई थी। तो इस योजना के अंतर्गत उसी अंतर को 12 तारीख को क्या है, किसानों को प्रदान किया गया। तो छत्तीसगढ़ भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसने कि किसानों को ऐसा सर्वाधिक मूल्य दिया है। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, ध्यान रखना, खरीफ मार्केटिंग ईयर, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में
राज्य जो है इसके 24.72 लाख किसानों ने 144.92 लाख मीट्रिक टन धान बेचा है समर्थन मूल्य पर, या सरकार ने खरीदी की है समर्थन मूल्य पर। समझ में आया कि नहीं आया? तो कितने किसान हैं? 24.72 लाख, और धान खरीदी कितनी है? 144.92 लाख मीट्रिक टन। समझ में आया? जैसे ही डिटेल आएगा कि किस जिले में सबसे ज्यादा, किस जिले में सबसे कम, तो वह भी आपसे साझा करूंगा, शेयर करूंगा। बट अभी इतना आया तो मैंने इतना आपको बता दिया। क्लियर है? तो आई होप इस योजना को समझ गए, इस योजना से जुड़े हुए फैक्ट्स को समझ गए। मेंस के क्वेश्चन शुरुआत में ही बता दिए थे मैंने कि एक ऐसे रेडी कर लेना, इसके अलावा 30 और 60 वर्ड्स में क्वेश्चन आ जाएगा करके। मुद्दे की बात एमसीक्यू की अगर मैं कहूं, सबसे पहले सुनेगा, सबसे पहले पूछेगा, सुनेगा बोल रहा हूं, सबसे पहले पूछेगा आपसे कि इस योजना की शुरुआत कहां से और किस डेट को? तो बालोद से 12 मार्च। फिर आपसे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत किसानों को अंतर राशि प्रदान की गई थी, किसकी? 3100 माइनस एमएसपी की। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का जो मूल्य था उसकी अंतर राशि, अंतर कैसे निकालोगे? एमएसपी से। तो सीधा पूछेगा अंतर राशि का भुगतान किस योजना के अंतर्गत किया गया? कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किया गया। आपको ध्यान रखना, यह फैक्ट हुआ। अगला फैक्ट पूछेगा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 कितने लाख किसानों ने धान बेचा? 24.72। समझे कि नहीं समझे ये क्वेश्चन? फिर पूछेगा कितना धान बेचा? 144.9। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे 4-5 एमसीक्यूज इसमें से बन सकते हैं। चलिए भाई अगला आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है आज के लिए? जंगल जतरा कार्यक्रम। बहुत बढ़िया। जंगल जतरा कार्यक्रम 12 मार्च को ही हुआ। कहां हुआ? कोंडागांव में। तो 12 मार्च को हुआ है, कोंडागांव में हुआ है जंगल जतरा कार्यक्रम। यहां तक आई होप आप लोग समझ गए। ठीक है भाई, नेक्स्ट ध्यान रखना, तो प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी जो समितियां हैं, प्राइमरी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनका और संयुक्त वन प्रबंधन समिति, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज, इनका ये क्या था? एक सम्मेलन था। तो जंगल जतरा, प्राथमिक लघु वनोपज समिति और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का क्या था? एक संभाग स्तरीय सम्मेलन था। क्या? जंगल जतरा कार्यक्रम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से? तो इसमें से 2 घोषणाएं हुई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली घोषणा बोला गया कि वर्ष 2024 के लिए तेंदुपत्ता का संग्रहण जो दर होगा अब 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा होगा। पहले ये जो संग्रहण मूल्य था ये 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा हुआ करता था, अब होगा 5,500। ये घोषणा भी पहले हुई थी कि हम लोग कर देंगे करके, अब वहां पे डिक्लेयर कर दिए कि भैया वर्ष 2024 से लागू होगा। ठीक है। सेकेंडली एक स्कीम आपको याद होगी, चरण पादुका योजना। ये बंद हो गई थी, ये फिर से शुरू होगी। चरण पादुका योजना ये जो स्टार्ट हुई थी, बेसिकली इसमें क्या किया जा रहा था? तो जो लोग तेंदु पत्ता का संग्रहण करते हैं उनको चरण पादुका दिया जाता पैर में पहनने के लिए। इस योजना को पिछली बार की कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था, अब बीजेपी गवर्नमेंट क्या बोली, इसको वापस से क्या करेंगे? चालू करेंगे। तो ये 2 घोषणाएं इंपॉर्टेंट याद रखना, तेंदु पत्ता का संग्रहण मूल्य और चरण पादुका योजना शुरू होगी। इससे रिलेटेड चीजें बार बार आएंगी, इसलिए मैंने इसे रखा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू और पूछता है कि ये जो मानक बोरा स्टैंडर्ड बैग है तेंदुपत्ता का, उसमें कितने तेंदुपत्ता होते हैं? 50,000। 50,000 तेंदुपत्ता होते हैं प्रति मानक बोरा में, या एक मानक बोरा में, एक स्टैंडर्ड बैग में। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस की बात करो तो क्या क्या पूछेगा एमसीक्यू में? जंगल जतरा कार्यक्रम कहां आयोजित? कोंडागांव। कब आयोजित? 12 मार्च। फिर आपसे पूछेगा
तेंदुपत्ता संग्रहण दर वर्ष 2024 के लिए कितना घोषित है? 5,500। समझे कि नहीं समझे? फिर पूछेगा प्रति मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता होते हैं? 50,000। मेंस की बात करोगे तो ये योजना चालू हो गई तो 30 वर्ड्स में चरण पादुका स्कीम को रेडी कर लेना, सीधा पेपर नंबर 5 में पूछेगा। समझ गए? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये वही न्यूज है जिसको लेके बहुत सारे बातें हो रही थी, बहुत सारे अफवाह उड़ रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। अब फाइनली इसको लेकर आदेश जारी हुआ है। क्या है तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो आप अगर हेडलाइन पढ़ोगे तो बड़ा मिसलीडिंग है। क्या लिखा हुआ है? सीजीपीएससी की परीक्षाएं यूपीएससी की तर्ज पर कराने के लिए आयोग का गठन हुआ है। इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि सीजीपीएससी के एग्जाम के पैटर्न को बदल दिया जाएगा और पैटर्न कर दिया जाएगा यूपीएससी के जैसे। अब ये हेडलाइन मैंने सीधा डीपीआरसीजी से उठाया है, तो मैं नहीं लिखा हूं अपने मन से, डीपीआरसीजी में लिखा हुआ है कि सीजीपीएससी की परीक्षा यूपीएससी की तर्ज पर होगी। आधे लोग के दिमाग में जो पहले से चल रहा था वो तेज चलने लगा होगा कि पैटर्न बदलने वाला है। लेकिन ये जो आदेश है, जब इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो साफ साफ क्या लिखा है पता है? कि सीजीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को यूपीएससी के तर्ज पर क्या करनी है? पारदर्शी बनानी है भैया, ट्रांसपेरेंट। मतलब वर्तमान में ऐसी कोई बात नहीं हो रही है कि परीक्षाएं यूपीएससी के तर्ज पर होंगी। मतलब कुछ लोग तो बोल रहे थे सिलेबस बदल जाएगा, कुछ लोग बोल रहे थे कि वर्ड लिमिट चेंज हो जाएगा आंसर्स का, बड़े आंसर आएंगे, छोटे आंसर आएंगे। नहीं भाई, उस दिशा मत सोचो। सीधा सीधा आदेश क्या बोल रहा है? आदेश ये बोल रहा है कि सीजीपीएससी की परीक्षा जो है उसको यूपीएससी के जैसे ट्रांसपेरेंट बनाना है। ऑल टुगेदर प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना है, पारदर्शी बनाना है। अभी ऐसी कोई बात नहीं हो रही है कि सिलेबस बदल देंगे, वर्ड लिमिट बदल देंगे, वो बहुत बात की बात है। प्राइमा फेसी इस दिशा में काम चालू हुआ है और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी लाने की बात हो रही है। और इसके लिए आयोग का गठन हुआ है। तो यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, इनकी अध्यक्षता में आयोग का क्या किया गया है? गठन किया गया है। मेरी बात सही नहीं लग रही हो तो भैया पीडीएफ इसका मिल जाएगा, मैं बता दिया हूं, एप्लीकेशन से ले लेना और इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये आदेश का कॉपी चिपका दिया मैंने, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो भाई। तो पारदर्शी बनाने के सुझाव देने के साथ साथ ही आयोग और क्या करेगा? तो अलग अलग विभागों के लिए जो परीक्षा आयोजन होती है उसका एक वार्षिक कैलेंडर देगा, ईयरली कैलेंडर। तो अच्छी बात है ना, कोई भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को उस तरीके से प्लान कर सकेगा कि कब वैकेंसी लगभग आएगी या कब परीक्षा होगी, तो उस हिसाब से पहले से पढ़ना शुरू किया जाए। ठीक है। दूसरा, जो परीक्षार्थी हैं, जो लोग एग्जाम देंगे, उनकी आयोग के प्रति जो है क्या हो? विश्वसनीयता, आयोग के ऊपर भरोसा बढ़े, ऐसा सुझाव देगी ये समिति। तो कैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी, कैसे विश्वसनीयता बढ़ेगी, कैसे वार्षिक कैलेंडर आएगा, इसके ऊपर सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया गया है। अब एकदम पूछोगे इसमें क्वेश्चन तो बहुत आ गया, तो आपको यह पूछ लेगा कि इन उद्देश्यों के लिए जो समिति गठित की गई थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो पारदर्शिता लाने के लिए, वार्षिक कैलेंडर लाने के लिए जो समिति गठन हुआ है उसकी अध्यक्षता कौन की है? एमसीक्यू में पूछेगा, देख लेना। राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024, इसके बारे में जानना। इसका आयोजन 14 मार्च के दिन रायपुर में किया गया। अच्छी बात है। तो बहुत सारे अलग अलग खेल से लगभग 544 प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस फैक्ट को याद रखना। इसमें मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि एक बड़ी घोषणा हुई। घोषणा क्या थी? कि हमारे राज्य में जो पारंपरिक खेल हैं, ट्रेडिशनल गिल्ली डंडा, उनको पुनर्जीवित करने के लिए, मतलब वो मर चुके हैं, पुनर्जीवित करना है, रेजुविनेट करना है,
छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। समझ में आया? तो हमारे जो ट्रेडिशनल हैं खेल, डंडा पचरंगा, ऐसे है ना भैया, ठीक है कि नहीं है, तो वो खेल इनको पुनर्जीवित करना है। इसके लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चंस की इसमें से बात करोगे तो एक तो योजना है भाई, तो सीधी सी बात है, 30 वर्ड्स में रेडी कर लेना। फिर पूछ देगा पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, एमसीक्यू बन गया। खेल अलंकरण समारोह का आयोजन कब किया गया, कहां किया गया, तो ऐसे 3 एमसीक्यू बन सकते हैं, एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखना है। चलो भाई, तो हम वीडियो के लगभग एंड पर पहुंच चुके हैं, और भी 1-2 टॉपिक है ना, भाग मत जाना। चलो, तो फिर से बता दूं, अगर आप पीएससी की तैयारी धारा जीएस के साथ करना चाहते हो तो 18 मार्च 2024 से हमारे नए बैचेस आ रहे हैं। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम के लिए बैचेस हैं, सुबह 7:30 से 10, शाम को 5:30 से 8। प्री प्लस मेंस की बैच है, सिर्फ प्री की बैच है, मेंस की बैच है, और व्यापम की भी बैच है। मुझे एक बात बता दूं, प्री प्लस मेंस का अगर ऑफलाइन बैच ले रहे हो, जिसको इंटीग्रेटेड बैच हम बोलते हैं, तो दादा उसमें ना कोई वैलिडिटी नहीं है। अब जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता आप तब तक क्लास आ सकते हो। समझ में आया? क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स हार्ड कॉपी में भी है, सॉफ्ट कॉपी में भी है। इसके अलावा जो हम पढ़ाते हैं उसके पैनल का पीडीएफ भी मिलेगा। क्लासरूम हमारा डिजिटल है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दोनों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और नोट्स भी हम इंग्लिश हिंदी दोनों में देते हैं। ठीक है? अधिक जानकारी चाहिए, दिए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। व्यापम का गाइडेंस चाहते हो तो हमारा नया चैनल है धारा जीएस व्यापम, इसको सब्सक्राइब करो। इसमें शिक्षक भर्ती की फ्री क्लासेस चल रही हैं। शिक्षक भर्ती की फ्री क्लासेस यूट्यूब लाइव के माध्यम से 14 तारीख से चालू हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट उसमें बना है, तो जाकर देख लीजिएगा। 2-3 वीडियो हुए हैं, वो मिल जाएंगे। बाकी रोज देखो लाइव, फ्री में तैयारी करो, और उसका पीडीएफ भी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से ले लो। धारा जीएस का एप्लीकेशन है, उसमें मिल जाएगा। अभी 2 क्लासेस उसमें हो रही हैं, सुबह 11 से 12 एक क्लास चल रही है, और उसके बाद दोपहर को 1 से 2, सुबह मैथ्स और दोपहर को चाइल्ड डेवलपमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भाई। अब कुछ अन्य तथ्य हैं, कुछ अदर फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं यार भाई। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, सीधा सीधा एमसीक्यू के हिसाब से है, इसलिए मैंने इसको अन्य करके ले लिया था। जगार 2024 हस्तशिल्प और हस्तकरघा, इसकी प्रदर्शनी लगी। मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया 10 मार्च को रायपुर में, और रायपुर में भी कहां पर, पंडरी में। फिर आप सभी को पता है तक्षशिला रीडिंग जोन एंड लाइब्रेरी, इसका लोकार्पण हुआ है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। फिर से कितने तारीख को, 10 तारीख को रायपुर के मोती बाग में। समझ में आया? लगभग 750 सीटर इसकी कैपेसिटी है। फिर 10 मार्च को ही क्या किए, साइंस कॉलेज का जो ग्राउंड था उसमें महतारी वंदन योजना का जो सम्मेलन हो रहा था, उस कार्यक्रम में, ठीक है, शुभारंभ लिखाया है। शुभारंभ का डेट एक जगह 1 तारीख दिया है, ठीक है, तो मैं तो 1 ही मान रहा हूं। तो जो महतारी वंदन सम्मेलन था उसमें जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित एक कॉफी टेबल बुक मैं महतारी हूं, तो जो बेनिफिशरीज है ना उनकी स्टोरी है इसमें। महतारी वंदन योजना के जो बेनिफिशरीज हैं उनकी स्टोरी है इस बुक में, इसका विमोचन किया। नेक्स्ट, भिलाई निवासी श्रीमंत झा, इन्होंने इटली में पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप आयोजित थी, इसमें जीता है क्या, सिल्वर मेडल। ध्यान रखना, जब आप प्री दोगे तो कम से कम एक क्वेश्चन आता है, किससे पता है, अवार्ड से। क्या जीते, क्या मिला, समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो ध्यान रखना, ये कोई अवार्ड तो नहीं था, इन्होंने जीता है। ठीक है, तो कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य नीति आयोग के द्वारा बेस्ट प्रैक्टिस संकलन हेतु तैयार किया गया एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल है, नवोन्मेष पोर्टल, इसका लोकार्पण किया। सीधा सीधा पूछेगा ये पोर्टल किसने बनाया है, नीति आयोग। किसने लोकार्पण किया है, मुख्यमंत्री जी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को देख के आपको क्या करना है,
कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन, राज्य में बाल विवाह मुक्त अभियान जो है इसकी शुरुआत कब से की गई। सेकंड क्वेश्चन है, खरीफ 2023-24 में कितनी मीट्रिक टन की धान खरीदी हुई है। फिर क्वेश्चन है, भिलाई निवासी श्रीमंत झा का संबंध किस खेल से है। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन, राज्य स्तरीय महापंचायत का आयोजन कब किया गया। और उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, जंगल जत्रा का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया। डन। तो यहां पर भैया ये वीडियो खत्म हो जाता है। आप सभी को क्या करना है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो धारा जीएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दूसरी बात, निरंतर जुड़े रहें, हर संडे में कराता रहूंगा, आपका करंट अफेयर्स होता रहेगा। तो जितने क्वेश्चंस हैं कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स दीजिए। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।